Okay, so good evening everyone. Welcome to the first lecture of magnetic effect of electric current. उस दिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से लेक्चर सही से नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने सोचा लेक्चर को फिर से मैं शुरू से ही लूंगा, क्योंकि उस दिन टीचमेंट का टेक्निकल बग था जिसकी वजह से इशू आ रहा था और अब वो इशू रिजॉल्व हो चुका है. अब आई थिंक द स्क्रीन वॉइस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. एक बार मुझे बता दी आवाज सही आ रही है इस वक्त? कोई लैग तो नहीं है, कोई ब्रेकिंग तो नहीं है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट इज द इंट्रोडक्शन. लेकिन उस इंट्रोडक्शन से पहले हम ये देखेंगे कि सिलेबस में हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि ये टर्म 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, टर्म 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, सैंपल पेपर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, बेसिक का एक लेक्चर और होगा सैंपल पेपर डिस्कशन का, जिसकी वजह से वो किसी भी दिन नेक्स्ट क्लास में या किसी भी दिन मैं मैसेज करूंगा, आपको एक दिन पहले ही बता दूंगा, और वो उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर लें. ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो सिलेबस है आई थिंक आप लोग के लिए भी है, जो मैं इस वक्त बता रहा हूं इस वक्त आप लोग के लिए भी है, जो आप लोग बैठे हुए हैं सामने, कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं. इससे अच्छा मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा मैं. नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो हमें पढ़ना है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ेंगे, जैसे ये वायर होता है दैट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर. लूप कंडीशन को देखेंगे, सोलेनॉइड कंडीशन को देखेंगे. गुड इवनिंग श्वेता. ठीक है, उसके बाद फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, वही जो मैंने कहा. ठीक है, सोलेनॉइड, इसको हम लोग देखेंगे. फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जब, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मींस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, दैट इज अ वाइस वर्सा. और उसी में हम ये देखेंगे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यही होता है जनरेटर में. जनरेटर में जब आप जो है उसका मींस आर्मेचर को घुमाते हैं हैंडल पकड़ के, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, एक बड़ी सी मतलब बड़ा सा मैग्नेट लगा होता है उसके अंदर, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप उस आर्मेचर को घुमाते हो, जिससे क्या लगता है, मींस उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगता है, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर से. तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जब रन करती है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है इन द कंडक्टर्स. उसी से रिलेटेड हम लोग फिर आगे रूल्स हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इलेक्ट्रिक मोटर को हम डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक मोटर दैट इज अ वेरी जनरल टॉपिक, मोटर्स हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, और यहां पे हम लोग जो आपके कोर्स में है वो डीसी मोटर है, एसी मोटर्स नहीं है. हालांकि फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, ये सारी चीजें में फर्क होता है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीसी करंट एंड एसी करंट. तो हम यहां पे जो स्टडी करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक मोटर, then electromagnetic induction, then induced potential difference, means की potential difference voltage का create होना, ठीक है, under some influence, और वो क्या होगा that we will see. okay, induced current, current का induced current वही है कि हम magnetism से induce कर रहे हैं, produce कर रहे हैं current को, हम magnetism से induce कर रहे हैं, generate कर रहे हैं voltage को. generator जब आपका चलता है तो generator फिर एक voltage create करता है, उसी वोल्टेज से क्या होता है आपके, क्या जो करंट है वो फ्लो करता है. क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि वोल्टेज इज सिंपली व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, यानी आपका चार्ज एक एंड पे ज्यादा है और दूसरा एंड पे क्या है, कम है, तो वो चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, और जहां वो चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी. तो वही इंड्यूस होती है, इंड्यूस करना. कौन इंड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहा है. ठीक है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दैट्स इट. ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हमें पढ़ने हैं, उसके अलावा जो भी टॉपिक जनरली इस चैप्टर में पढ़ाया जाता था,
ठीक है, वो सब कुछ हमें नहीं पढ़ना, ना हमें जनरेटर पढ़ना है, ना हमें वायरिंग सिस्टम पढ़ना है, ना हमें फ्यूजेस पढ़ने हैं, मींस ये कुछ नहीं है। और ये टोटल चैप्टर जो है बेस्ड है टर्म 2 में है। तो टर्म 2 का मतलब ये है कि डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है, और आपको डिटेलिंग लिखनी होगी, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो अपने टर्म 1 का एग्जाम दीजिए और टर्म 1 के बाद इन सारी चीजों के ऊपर प्रिपेयर होना शुरू हो जाइए, ठीक है। क्योंकि यहां पे ये जो मोटर है ना, तो डायग्राम पूछता है बाकायदा। आपका केस बेस स्टडी में भी मोटर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो है ही आपका, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डायग्राम बेस जो है वो ये है, और इलेक्ट्रिसिटी में तो रेजिस्टेंस जो सारी चीजें होती हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो मोटर का डायग्राम बनाना और ये सब, ठीक है। तो इस वजह से जो भी जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं और जो हमारे असाइनमेंट्स जाएंगे, तो असाइनमेंट्स का मैं टाइम एक एक हफ्ते का दूंगा, ठीक है, लेट सबमिशन भी दूंगा। लेकिन ये है कि मिसाल के तौर पर अभी आप लोग का चल रहा है, फिर उसके बाद टर्म 1 बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उस बीच में तो कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग अपना फोकस कीजिए। यानी कि आज क्या चल रहा है, 12 नवंबर चल रहा है, तो आई विल सी मोटर कब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर 30 नवंबर से पहले पहले मोटर ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो जाएगा, तो यहां पे वही चीज है कि उससे रिलेटेड मैं टाइम इतना दूंगा कि जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको मान लीजिए कि हम बोर्ड से जस्ट पहले मोटर टॉपिक को पढ़ते हैं और मैंने असाइनमेंट दिया, तो बोर्ड खत्म होने के बाद उस मोटर को बना के भेज देना, सिंपल। क्योंकि अगर नहीं बनाओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे, क्योंकि टर्म 2 सब्जेक्टिव है, ठीक है। और सब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया उसी के अकॉर्डिंग हमें रेडी करना है। और बोर्ड का जिस दिन पेपर देख के आओगे ना, चाहो तो एक दिन रेस्ट कर लेना, उसके बाद से नेक्स्ट डे तैयारी शुरू कर देना। टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास, क्योंकि स्कूल का वर्क, प्रैक्टिकल, ये सारी चीजों का लोड इतना पड़ेगा, फेब आते आते पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। और ये नहीं कि वहां पे एक दिन रेस्ट कर लेना, लेकिन एक दिन के बाद अपना स्टार्ट कर देना, ये मत समझना बोर्ड खत्म हो गया, ठीक है। ये समझना भी बोर्ड बाकी आधा हुआ है, लेकिन टर्म 1 देना एकदम फाइनल्स की तरह। दूसरे, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमें कुछ टॉपिक्स को स्टडी करना है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आप लोग, इसलिए ताकि आप लोग सुकून से भी हो जाए। जो सबसे बड़ा चैप्टर केमिस्ट्री में था वो कार्बन्स कंपाउंड, और इस बार भी बहुत, क्योंकि केमिस्ट्री में अब ये दो चैप्टर जो बचे हुए हैं बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं मेटल्स नॉन मेटल्स में, उसी को यहाँ पे स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इथेन, इथीन, इथाइन, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सिर्फ 3 टॉपिक है, बाकी कुछ नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जो पिछली बार भी था वो भी टॉपिक हटा दिया, तो पूरे चैप्टर में से ही ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर हुआ करता था, तो सिर्फ 3 टॉपिक है। क्लियर? सिर्फ 3 टॉपिक है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टर्म 2 साइंस में आपके पास टॉपिक्स ज्यादा नहीं है, लेकिन एक इसका दूसरा साइड में आपको बता रहा हूं, टॉपिक्स ज्यादा नहीं है का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चंस तो उसी में से आएंगे ना, तो उनको सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना बहुत पड़ेगा, क्योंकि जब एक वाइड रेंज होता है तो उसमें से क्वेश्चंस का आना एक एडवांटेज होता है, लेकिन जब एक लिमिटेड होता है ना, तो इसका मतलब वही आने हैं, उसी में से आने, तो आपको सबको प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस नहीं बचेंगे, क्योंकि 50% ऑप्शंस टर्म 1 में चले गए। तो जो बचेगा टर्म 2 में, अब उसी में से सब्जेक्टिव पार्ट को हमें कवर करना होगा, आपको कवर करना होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रोड्यूस होना, और मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होना, ये दोनों क्या है, वाइस वर्सा है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई मींस मटेरियल है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैग्नेट किसको कहते हैं? मींस द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, द ऑब्जेक्ट which has attraction. You will find a different types of definition on the magnet, और जो भी आपको मिले, चाहे गूगल पे मिले, दूसरे बुक्स में मिले, सब करेक्ट है। So the object which has attraction towards iron, cobalt and nickel, ठीक है।
इज कॉल्ड मैग्नेट। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। ऑलरेडी हम ये लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, लेकिन वो लेक्चर भी हमारा वेस्ट हो गया था और वो रिकॉर्डिंग भी हमारी वेस्ट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं हो पाई थी बग की वजह से, उस टेक्निकल बग की वजह से, ठीक है, इस वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा था। सो द ऑब्जेक्ट विच हैज अट्रैक्शन टुवर्ड्स आयरन मींस ये तीन मटेरियल। ऐसा क्यों? दैट द आंसर यू विल गेट इन डिटेल इज इन हायर क्लास। लेकिन यहां पे मैं एक टर्म बताऊंगा, ड्यू टू फेरोमैग्नेटिज्म। क्योंकि देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, उनका एक पैटर्न होता है मूवमेंट का, ठीक है। और आप जब जाओगे आगे हायर क्लासेस में केमिस्ट्री को जब पढ़ोगे +2 में, तो यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं, उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कैसा मूवमेंट होगा कि वो एक मैग्नेटिक मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो मटेरियल है ये फेरोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, मींस इनका इलेक्ट्रॉन का पैटर्न ऐसा होता है कि दे प्रोड्यूस अराउंड देम मैग्नेटिक मूवमेंट। इस वजह से ही ये मैग्नेट से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसकी डिटेलिंग के लिए यू विल हैव टू स्टडी मेनी मोर एक्स्ट्रा टॉपिक्स, तब जाके वो एक चीज समझ में आएगी कि यही मटेरियल क्यों। क्योंकि वहां पे जब आप पढ़ोगे ऑर्बिटल्स के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स होते हैं एसपीडीएफ, ठीक है। फिर उसके बाद एसपीडीएफ का अपना एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके लिए हुंड्स रूल और मींस बहुत सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप समझ पाओगे क्या है। बट ये जो मैग्नेट है उसी सब्सटेंस, ये नहीं है कि हर चीज जो अट्रैक्ट करे वो मैग्नेट है, नहीं। मैग्नेट वो सब्सटेंस है, वो ऑब्जेक्ट है जिसकी अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज इन मटेरियल, इन सब्सटेंस की तरफ है। कौन से? दैट इज आयरन, कोबाल्ट और निकल, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट, ठीक है। इसी तरह 1600 में, ठीक है, डब्ल्यू गिलबर्ट यानी कि विलियम गिलबर्ट, उन्होंने यह बताया कि द होल अर्थ is behaving like a magnet. Whole earth is behaving like a magnet. Okay, तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इज वेरी सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ऐसे अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वी विल स्टिक अपॉन द मेजर डिटेल्स। फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री की बात करें तो डिस्कवरी जो हुई, जो प्रेजेंट टर्की है, अभी का जो टर्की है, ठीक है, वहां पे एक आप कह सकते हो कि एरिया था, इलाका था, एक गांव था जिसको आप कह सकते हो, जिसका नाम क्या था? मैग्नीजिया, ठीक है। उस वक्त इसको एशिया माइनर कहा कहते थे, लेकिन आज के जमाने में इसको क्या बोलते हैं? टर्की। ये वेस्टर्न टर्की का पार्ट है, दैट इज अ वेस्टर्न टर्की, ठीक है। तो वहां पे एक गांव था, तो वहां पे एक चरवाहा था, वो अपने जानवरों के साथ जा रहा था और वहां पे आराम किया उसने। और उसने ये देखा कि क्योंकि अब वो वहां का ट्रेंड है कि वो जूतों में लोहे के बेस लगाया करते थे, ठीक है, आयरन के। तो उसने देखा कि जो ये पत्थर है, जो यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, उसमें जो उसका सोल है, मतलब जो ये रिपोर्टेड स्टोरीज हैं, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैंने तो मेरी मुलाकात इनसे नहीं हुई है, ठीक है, जो चीज रिपोर्टेड है वही बता रहा हूं, ठीक है। तो इनका जो ये जूता था वो इससे स्टिक कर गया। वहां से पता चला क्या? अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये जो पत्थर है इसको क्या बोला गया? दैट इज लोडस्टोन, लोडस्टोन, ठीक है। तो मैग्नीशिया से ही, वहीं से ही टर्म आया मैग्नेटाइट का, ठीक है। फिर वहीं से, क्योंकि मैग्नेटम, ये जो लोडस्टोन है, अगर लैटिन में आप देखें तो ये मैग्नेटम है, मैग्नेटम लोडस्टोन को कहते हैं, ठीक है। लैटिन में लोडस्टोन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटम बोलते हैं। ओके, तो वहीं से टर्म आया, फिर वहां से फिर निकल के क्या बना प्रॉपरली? दैट इज द मैग्नेट, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री है। उसके बाद जब इसकी प्रॉपर्टीज पर समझा लोगों ने, और तो दूसरे जो क्या होते थे, एक्सप्लोरर्स होते थे, ठीक है, उसको यूज करने लगे एज अ नेविगेशन टूल, नेविगेशन टूल की तरह यूज करने लगे,
क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो बिहेविंग, ये नहीं है कि उनको पता था अर्थ इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। गिलबर्ट 1600 की बात है, ये गिलबर्ट ने 1600 में ये कहा था, और ये जो नेविगेशन टूल की तरह यूज हो रहा है ये 12th एंड 13th सेंचुरी की बात है। जो एशिया, जापानीज, अरब पेनिनसुला, यहाँ के जो लोग बहुत एक्सप्लोर किया करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से थ्रू सी, ठीक है, वो जाया करते थे, और थ्रू लैंड एरिया ऑल्सो, तो वो अपने डायरेक्शन को इसी से पता करते थे, ठीक है। और उसके बाद अगर रिसेंटली देखा जाए तो उस दिन भी मैंने बताया था, प्लाइनी द एल्डर, ठीक है, उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को, यानी लोडस्टोन की प्रॉपर्टीज को मेंशन किया, डिटेलिंग की, किसमें, किस बुक में, किस जर्नल में, उस दिन बताया था, नेचुरलिस हिस्टोरिया, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज को पब्लिश किया, जर्नल पब्लिश। देखो ये जितनी भी बुक्स आपको मिलती है ना, साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो पहले जब साइंटिस्ट या कोई मींस मैथमेटिशियन हो, जब वो रिसर्च करता है, तो रिसर्च के बाद एक जर्नल होता है, और जर्नल जो है वो उसकी रैंकिंग होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से पहले उसमें पब्लिश होता है, उसके बाद जब पब्लिश हो जाता है वर्क और लोग उसको कंसिडर करते हैं, तब जाके वो क्या बनता है, मींस दैट टेक्स द प्लेस इन जनरल बुक्स, यानी बुक्स में वो हिस्सा बना पाती है, मींस वो चीज, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। साइंटिफिक जर्नल्स आते हैं इंटरनेट पे, अब तो बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, और जब आप उनको स्टडी भी करेंगे ना, ठीक है, उसकी ऐसी खतरनाक सी लैंग्वेज आपको मिलेगी, क्योंकि वो साइंटिफिक लैंग्वेजेस होती हैं सब, ऐसा नहीं है किसी और फॉर्म में लिखा होता है। बट कोई भी चीज होती है, हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, अरे शुगर खाने से मोटापा बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट कितना आसान है, लेकिन जब आप उसके साइंटिफिक जर्नल्स पे जाएंगे तो जब वो मैकेनिज्म को पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्यों बढ़ जाता है, ठीक है, तो देयर यू विल फाइंड द डिटेल्स एंड ओवर डिटेल्स एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स एंड माइन्यूट डिटेल्स ऑफ इट। तो जो भी रिसर्च होती है वो जर्नल्स में पब्लिश होती है, उसके बाद इट फाइंड्स द प्लेस इन अ बुक, ओके। क्योंकि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे अब वही मैं कहूं 1600 में गिलबर्ट ने बोल दिया, हमने कहा कि भाई उन्होंने अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसने जर्नल में पब्लिश किया, उसको फिर एक्सेप्टेंस मिला, एक्सेप्टेंस मिलने के बाद इतने सालों के बाद फिर वो बुक में स्टेटमेंट लिखा जाने लगा कि अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दैट्स इट। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलने के लिए सालों की रिसर्च है, ठीक है, बहुत सारी रिसर्च है इसके पीछे, तब जाके हम बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हिस्ट्री है मैग्नेट से रिलेटेड। अब देखो यहां पे ठीक है, सी दिस, तो ये कुछ मैग्नेट्स हैं जो जनरली आपको लैब्स में मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, बार मैग्नेट होता है, ठीक है। ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, हॉर्स शू टाइप के होता है। ये कंपस होता है, या जिसको आप मैग्नेटिक नीडल भी कह सकते हैं, जिससे हम डायरेक्शंस और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पता लगाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, क्या स्ट्रेंथ है, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, दिस वन इज व्हाट, द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। ये हमारा क्या है, दैट इज अ हॉर्स शू मैग्नेट। और मैग्नेट्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के भी होते हैं, लेकिन लैब्स में जनरली जो यूज होते हैं वो ये दोनों यूज होते हैं, दैट इज अ बार मैग्नेट एंड, ठीक है। और दूसरी चीज, जब मैग्नेट्स को आप देखते हैं, जो रेड कलर होता है दैट इज व्हाट द नॉर्थ पोल, एंड जो ब्लू कलर होता है दैट इज व्हाट द साउथ पोल। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यू फॉर्म में, सॉरी अब तो एमसीक्यू इसका नहीं आएगा, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है कि मैग्नेट्स जो होते हैं बेसिकली
जो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में, वो हॉर्सशू मैग्नेट भी नहीं करना है, वो कौन से करना है, दैट इज अ बार मैग्नेट विद द जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो स्पेस है मैग्नेट के अराउंड जहां तक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहां पे मैग्नेट रखूं, ठीक है, अब देखो यहां पे सीधस, अब यहां पे ये मैग्नेट है, ऑब्वियसली ये बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, और यहां पे ये एकदम नन्ना मुन्ना सा बार मैग्नेट है, दिख रहा है। अब अगर मैं इस नीडल को यानी और मैग्नेट्स में हटा दूं ताकि दूसरे मैग्नेट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो, एक मिनट, ठीक है, अब देखो मैं अगर इस मैग्नेट को ले जा रहा हूं, ठीक है, अब इसका इन्फ्लुएंस दिखा, ठीक है, दिख रहा है, मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, इसको इधर रख दे रहा हूं, ठीक है, ये देखो इसका इफेक्ट कहां तक आ रहा है, मींस इस रीजन तक हमें क्या दिखा, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा, ठीक है, लेकिन अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे मैं करीब जा रहा हूं, स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इज इट विजिबल टू यू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, online students. Going on again. क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। नहीं नहीं, वो डिपेंड करेगा कि उसकी मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेटिज्म टेम्परेरी भी होती है, परमानेंट भी होती है। तो बहुत ज्यादा दिन है, पुराना मैग्नेट है तो बड़े साइज भी कुछ नहीं कर पाएगा, पॉइंट समझ में। लेकिन जनरली जो होगा आपका जो मटीरियल, ऑब्वियसली ये जो मैग्नेट होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो बड़े मैग्नेट से ज्यादा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द मटीरियल ना। मैग्नेट होता है, जो बार मैग्नेट होता है व्हाइट वाला, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है इधर से। किससे? ऐसे मैग्नेट से नहीं, तो वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाई जा रही होगी किसी और प्रॉपर्टी की वजह से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आते हैं, ऑलनिको से बनता है और बहुत सारे मटेरियल से बनता है, ठीक है। हाँ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, the space around the magnet where the magnetic force is experienced is called magnetic field,
is called magnetic field. ठीक है. Now coming to the magnetic field lines. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी हमें चीजों को समझना पड़ेगा. जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेट की वजह से लग रहा है. ठीक है. और अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो जाहिर सी बात है उसका एक डायरेक्शन है. पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो भी एक रास्ते से लग रहा है, मींस एक पाथ पे लग रहा है. ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स हर तरफ लग रहा है. क्लियर? मींस क्यों? क्योंकि फोर्स के पास क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है. जैसे मिसाल के तौर पर कि अभी आप जब दरवाजा खींचते हो, यानी कि उसकी वो होती है ना जिसको आप कुंडी कहते हैं, सीकड़ कहते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज है, रस्सी बांधा आपने. अब उस रस्सी से जब उस दरवाजे को आप खींच रहे हो, क्या रस्सी यूं रहती है? वो स्ट्रेट रहती है. और जिस तरफ आप रस्सी को खींच रहे हो उसी तरफ वो क्या होता है, दरवाजा आता है. आप ट्रॉली देख लो जिसके ऊपर सूटकेसेस लगे होते हैं. अब ट्रॉली के ऊपर जो हैंडल आप इधर खींचोगे, सूटकेस इधर आएगा. ठीक है. आप उधर उसको खींचोगे हैंडल को, सूटकेस उधर जाएगा. व्हाई? बिकॉज यू आर गिविंग अ फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स भी एक डायरेक्शन पे वर्क करता है, एक रास्ते पे वर्क करता है. ठीक है. जैसे अगर आप यहां पे देखें इसको फिर से, मैग्नेटिक सी है. अब जैसे ही मैंने नॉर्थ की तरफ रखा इसको, सी है, क्या तुम्हें दिख रहा है? ये देखो इसका नॉर्थ इधर है. ये देखो मैग्नेट के वो नीडल के ऊपर रेड है, ये इट शोज द नॉर्थ. ठीक है. तो अब जाहिर सी बात है, वैसे तो कंपास का नॉर्थ ऐसे हमें दिख रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे. ठीक है. अभी हमारा इधर नॉर्थ दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है, साउथ दिख रहा है. पॉइंट समझ में आया? दिख रहा है सबको? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स. देखो जैसे ही मैंने नॉर्थ पोल की तरफ रखा है इसको, विजिबल एवरीवन? ओके ओके ओके. यस वफा, श्रेया, आप लोग भी बताइए ताकि मुझे पता चले कि देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर. ओके. अब जरा गौर से देखो, मैंने सिर्फ पोल को चेंज किया, सी है, दिख रहा है? डायरेक्शन रिवर्स हो गया. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इट इज गोइंग आउट ऑफ द मैग्नेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. और इसी डायरेक्शन को, इसी पाथ को हम ट्रेस करते हैं, यानी इसी डायरेक्शन और इसी पाथ को हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं. ठीक है. और वो जब पाथ निकल के आती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्लियर? समझ में आए? जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे अभी बड़ा मैंने ये नीडल लिया हुआ है, इसी नीडल और इसी बार मैग्नेट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस किया जाता है. क्या करते हैं, उस छोटे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया एज पर द साइज ऑफ द मैग्नेट, तो यहां पे क्या करते हैं, इस कंपास को रखते हैं और फिर यहां पे एक निशान लगा देते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद जो निशान लगाया है फिर वहां पे उस कंपास को रखते हैं. ऑब्वियसली अभी क्योंकि ये बड़ा पड़ रहा है साइज, तो यहां पे इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, और दूसरे मैग्नेट्स और दूसरे डिवाइसेस भी यहां पे रखे हुए हैं, और वहां पे जब हम करते हैं तो सिर्फ वो मैग्नेट होता है और कंपास नीडल होता है. तो धीरे 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 ये घूमता हुआ और फाइनली जैसा हमें यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साउथ इधर आ गई. ठीक है. तो ये पूरा घूमते हुए नॉर्थ टू साउथ हमें बकायदा ट्रेसिंग लाइंस मिलती हैं. और उसी ट्रेसिंग लाइंस को अगर हम देखें तो उस दिन भी मैंने दिखाया था और आज भी मैं दिखा रहा हूं. अब देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, सी है,
तो अब जब ये मैं आयरन पार्टिकल्स को इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगा तो ऑब्वियसली ये अरेंज हो जाएंगे उसी रास्ते पे जिस रास्ते के थ्रू क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आयरन पार्टिकल्स किधर अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो जैसे जैसे मैं स्प्रिंकल करूंगा, why it is forming lines pattern because the magnetic force, ये उसी रस्सी की तरह समझो जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, दरवाजे से बांध के आप उसको खींच रहे हो। तो चूंकि ये आयरन पार्टिकल्स है तो ये अट्रैक्ट होंगी, लेकिन उसी रास्ते पे अट्रैक्ट होंगी जिस रास्ते से फोर्स आ रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सी दिस क्लियरली दिख रहा है? हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सी दिस, देखो अब ये देखा, तो यहां पे ये जो आपको ये सब पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये देखो यहां पे ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, और ये क्या होती है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट अब स्टडी करेंगे। तो ये चीजें जो अभी हमने स्टडी किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो रास्ता है, वो पाथ है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। Okay, so magnetic field lines means the pathways through which, pathways भी बोल सकते हैं, imaginary lines भी बोल सकते हैं। इमेजिनरी लाइंस का मतलब अब ये नहीं है कि उधर फोर्स नहीं लग रहा, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट सी फोर्स बट वी कैन एक्सपीरियंस इट। तो यहां पे ये जो आयरन पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं वो किस वजह से इसी डायरेक्शन में अरेंज हो रहा है, बिकॉज द फोर्स इज बीइंग एक्सपीरियंस through that pathway, through that imaginary lines. Okay, so the pathway or imaginary lines through which the magnetic force is experienced. ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा, कैंसिल तो नहीं हो गया? ठीक है, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, मैं डायरेक्शन अपोजिट कर रहा हूं। तो हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप के पैटर्न से हमें दिखाई दे रही है। यहां पे मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक साथ क्रॉस कर दिया। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे डू नॉट टच, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल हो सकता है। अभी रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, आ देते। ओके, अब यहां पे वही चीज है कि चलो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम देखें तो जो एंड्स हैं, जैसा कि हमने देखा कि एंड्स पे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठा है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट हम कहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ MFL, that is magnetic field lines, is from north to south. ठीक है, north to south outside the magnet. सब डेफिनेट, कोई रट के थोड़ी लिखवा तो। उस दिन क्या लिखवा था?
अरे ये प्रॉपर्टी लिखवाई, डेफिनेशन कहां लिखवाई? हाँ तो डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज, अब मैं इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच कर दो तो वो चेंज हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट वन, डायरेक्शन, उस दिन क्या साउथ टू नॉर्थ लिखवाया था? साउथ टू नॉर्थ लिखवाया था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के अंदर फ्रॉम साउथ मींस ऑब्वियसली इट इज मेकिंग अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लूप की तरह बनाता है। इसी तरह स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ विल बी मोर एट एंड्स। क्यों? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फील्ड will be weaker at the center and also away from the magnet। यानी जितना दूर, क्यों? क्योंकि जितने दूर होते चले जाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो होंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में देखो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी? जैसे हम दूर होते चले जाएंगे घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूर होती चली जा रही है ना। जैसे जैसे मैग्नेट के करीब आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती चली जा रही हैं। इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या होगा? क्या होगा? एक रीजन में कम होता चला जाएगा। जैसे हो सकता है एक पर्टिकुलर रीजन में 2 ही लाइन लाई करे, लेकिन तुम मैग्नेट के करीब आओ तो उस पर्टिकुलर रीजन में 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हें मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रही हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है इसका एंट्री एग्जिट तो मैग्नेट में ही है ना। ऐसे समझो, इस दरवाजे से निकलना है और इस दरवाजे से आना है। अब जब निकल जा रहे हो तो जाहिर सी बात है यू हैव नाउ अ राउंड स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस है बाहर, लेकिन एंट्री एग्जिट तो यहीं से करनी है। तो भीड़ कहां ज्यादा होगी? डोर्स पे, एंट्री एग्जिट पे या बाहर? ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन तो वही रहेंगे, लेकिन भीड़ कहां ज्यादा होगी? एंट्री एग्जिट पॉइंट पे। इसी तरह यहां पे होता है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और एंटर कर रही हैं, तो वहां पे हमेशा उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहां बीच में क्यों वीकर होगा? एक तो यहां पे इसके मुकाबले वीकर होगा और इसके मुकाबले यहां पे वीकर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं कि MFL विल बी यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। पॉइंट को समझो, मैंने लिखवाया कि सेंटर पे वीकर होगा, किसके मुकाबले? पोल के मुकाबले। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी यहां पे वेरी नहीं कर रही होगी, यहां पे क्या होगी? यूनिफॉर्म। क्यों? बिकॉज ऑफ पैरेलल MFL। ठीक है, यहां पे क्या होगा? पैरेलल MFLs होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे क्या होंगी? पैरेलल। पोल के मुकाबले वीकर होंगी स्ट्रेंथ यहां पे, लेकिन दूसरा यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो यूनिफॉर्म भी होगी। वाई यूनिफॉर्म? क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल, तो स्ट्रेंथ तो सेम होगी ना। पॉइंट समझ में आया? क्यों? यहां से एक पॉइंट समझ लो कि मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे यही हम पढ़ने वाले हैं, इस कनेक्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। और यहां पे ये चीज क्लियर हो गई कि एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक, तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो सीधा सीधा डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। उस पर्टिकुलर एरिया में कितना है? यहां पे देखो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं है ना। लेकिन जहां पे स्पेस एकदम कम है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां पे स्पेस ज्यादा होता चला जा रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती चली जा रही है? कम। और जहां पे पूरे मैग्नेट में स्पेस एक जैसा होगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा यूनिफॉर्म रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया, कनेक्शन समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो मैग्नेट डिस्प्लेस कर लो, क्या चीज? मैग्नेट डिस्प्लेस वो अलग पैटर्न बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम रहेंगे, पैटर्न आपको अलग दिखेगा। वहां पे मतलब फोर्स भी तो वहां पे स्टडी करते हैं कि बाकायदा कौन सा फेज जो है वो उसका नॉर्थ पॉइंट आउट होगा, कौन सा साउथ, ठीक है, बिकॉज इट विल बी बिहेविंग लाइक सर्टेन लूप्स, तो इट विल बी इन डिफरेंट सिनेरियो, बट नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिक प्रॉपर्टीज सब सेम रहेगी, पैटर्न अलग हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हम स्ट्रेट कंडक्टर, लूप और सोलेनॉइड में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड एकदम बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन लूप में भी क्या होता है कि यू गेट द बेसिक प्रॉपर्टीज बट यू गेट डिफरेंट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये नहीं है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिखाई देंगे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। पैटर्न जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द शेप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect each other. क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स के दो डायरेक्शन, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फोर्स लगे, मतलब दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फोर्स हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। दूसरा, और क्यों नहीं करती हैं? दैट यू हैव टू वेट फॉर द हायर क्लासेस, क्योंकि वहां पे हायर कॉन्सेप्ट है, वो यहां पे अभी समझाया नहीं जा सकता कि इंटरसेक्शन क्यों नहीं होता है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज हम दिखाते हैं, अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो। इज इट विजिबल? और क्लियर बन गई, बीच में हिल गया था ना। अब देखो मैं इसको पिकअप कर रहा हूं, अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, मतलब सी दिस, ये देखो, ये दिख रहा है। मैं थोड़ा सा फोकस इसका सही करता हूं। ये दिख रहा है? अब देखो यहां पे जो आयरन पार्टिकल्स है वो एकदम स्पाइक्स की तरह खड़े हैं, दिख रहा है? वो किस, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये किस उस पे मींस दे आर लाइन, जो स्पाइक्स की तरह खड़े हैं, जैसे आप समझ लो कि देयर आर न्यूमरस एयर्स। हाँ, यानी कि जहां से जहां को जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो उस रास्ते पे उन आयरन पार्टिकल्स ने अपने आप को क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। सी दिस, थोड़ा सा फोकस, ये देख रहे हैं, ये सी दिस, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ, देख रहे हैं? सी दिस, समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसी रास्ते पे क्या लग रहा है। अच्छा, आप कहेंगे सर यही क्यों हुआ? ऑब्वियसली जहां पे मैग्नेटिक, जिस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिस तरफ ज्यादा मिली, वो उसी तरफ क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया, और उसने अपने आप को वहां पे क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। अब आप उसको डिस्टर्ब करोगे तभी तो वो अपनी जगह को छोड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया? यस एवरीवन। तो इसीलिए अगर आपको स्पाइक्स रखने हैं तो अपने ऊपर एक बड़ा सा मैग्नेट का कैप पहनो और उसके ऊपर एक आयरन का छोटे छोटे पार्टिकल गिरा लो, वो एकदम स्पाइक्स की तरह खड़े हो जाएंगे। क्यों भाई? यस स्टूडेंट्स, क्या हुआ? मैं यही कह रहा हूं, पेपर की बाद में बात हो सकती है। तो वही तो कह रहा, अलग बात है बेटा। तो यहां पे जो मैं कह रहा हूं वो कोई नहीं, तो अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है, सुन रहे हो बात, लेकिन बीच में अगर बात करते रहोगे तो फिर क्या होगा?
हाँ ठीक है सर, आप जो पढ़ा रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात करेंगे। तो उसको कर सकते हैं। चलिए फिर, ओके देन, स्टे होम, स्टे से, गुड बाय। क्या कह रहा हूँ।